हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने नॉर्मल फोर्स देखा था। आज उससे रिलेटेड और इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन में हमें बोला है कि टू ब्लॉक्स आर केप्ट इन कांटेक्ट एज शोन फिगर। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेसेस फ्लोर एंड वॉल ऑन ब्लॉक्स एंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है, जो 10 kg 20 kg के हैं, उनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 kg ब्लॉक के लिए। तो 10 kg ब्लॉक जो है वो हमारे पास पहला सिस्टम होगा। तो हमने ये वाला सिस्टम 10 kg वाला ब्लॉक लिया, तो उस पर अब जो जो फोर्सेस होंगे वो हम देखेंगे। तो 10 kg ब्लॉक, ठीक है। तो इस पर सबसे पहला फोर्स जो होगा वो तो ग्रेविटेशन देखते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, वो होगा mg। m जो है वो 10 है, g की वैल्यू भी 10 लेते हैं, तो mg जो आएगा वो आएगा 100 न्यूटन। तो देखिए, ये जो सरफेस है, वो सरफेस पे ये जो ब्लॉक है वो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए जो सरफेस है इस पे फोर्स लगाएगी, वो इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, उसको हमने बोला n1। ठीक है, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है, वो है 100 न्यूटन का। अब देखिए, ये जो 10 kg ब्लॉक है उसका एक्सलेशन अगर हम देखें तो वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मूव नहीं कर रहा, तो इसे बैलेंस करने के लिए एक फोर्स जो है इस 100 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो अप्लाई हो रहा होगा 20 kg ब्लॉक की वजह से 10 kg पे। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स होगा उसको हमने कहा N2। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो N1 और N2 हमें मिल जाएंगे। N1 जो आएगा वो आएगा mg के बराबर, यानी 100 न्यूटन के बराबर। और जो N2 होगा, ओके, वो होगा 100 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 kg ब्लॉक जो है उस पे जो फोर्सेस है, नॉर्मल फोर्स, वो हमने देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड ब्लॉक 20 kg। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं सिस्टम 2। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड सिस्टम है 20 kg। ठीक है, तो उस पर अब देखिए कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो देखिए, जो 20 kg है उस पे एक नॉर्मल फोर्स तो 10 kg की वजह से लगेगा। एक कांटेक्ट जो है वर्टिकल वॉल पे है, तो एक नॉर्मल फोर्स वर्टिकल वॉल से लगेगा, और एक बॉटम सरफेस है उससे लगेगा। तो 3 नॉर्मल फोर्स लगेंगे। तो देखिए, डायग्राम में जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, N2 जो है वो 10 kg की वजह से 20 kg पे नॉर्मल फोर्स है। N3 जो है वो वर्टिकल वॉल की वजह से 20 kg पे नॉर्मल फोर्स है। नीचे की तरफ जो है वो 20 g यानी 200 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो ग्राउंड है उससे जो नॉर्मल फोर्स है वो N4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में अगर हम देखें तो 50 न्यूटन फोर्स भी लग रहा है। तो यहाँ से हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सिस। अब देखिए कौन कौन से फोर्सेस जो है वो इस पे लग रहे हैं। नीचे की तरफ 200 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास N3, ये इस डायरेक्शन में N2 जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 100 न्यूटन है। ठीक है, अच्छा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो है N4, जो बॉटम सरफेस की वजह से ब्लॉक पे। देखिए, इसके अलावा एक और फोर्स है, वो है 50 न्यूटन, ये। ठीक है, और जो वर्टिकल से जो है वो एंगल बना रहा है वो ही है 30। ठीक है, तो इस 30 के दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो आएगा 50 cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी हो जाएगा 25√3। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वो होगा 50
sin 30 जो होता है वो होता है हाफ, यानी 25 न्यूटन। ठीक है, तो अब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देख ली। तो इन फोर्सेस को देखते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में N4 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200 प्लस 25√3। ठीक है, इस डायरेक्शन में N2, ये N3 प्लस 25। ठीक है, तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन में बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा N4 इज इक्वल टू 200 प्लस 25√3 न्यूटन। ओके, और अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस करेंगे तो हमें मिलेगा N2 इज इक्वल टू 25 प्लस N3, यानी N3 होगा वो होगा N2 माइनस 25, N2 जो है वो 100 माइनस 25, यानी यहाँ से N3 हमें मिलेगा वो मिलेगा 75 न्यूटन। ओके, ये होगा N4 और N3 की वैल्यू। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। हमें बोला है अ सिलेंडर ऑफ वेट W is resting on groove V as shown in figure. Draw free body diagram of the same. ठीक है, थीटा जो है वो 60 दिया हुआ, ये एंगल जो है वो थीटा। तो इस कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए, इस कंडीशन में सिलेंडर अगर देखें यहाँ पे है ना, तो इसका अगर वेट W है तो इसके सेंटर पे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड इधर लगेगा। अब देखिए कांटेक्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर और यहाँ पे, तो कांटेक्ट फोर्स जो है उसकी वजह से ये N1 और ये N2, तो कांटेक्ट सरफेस पे नॉर्मल फोर्स जो है वो यहाँ लगेंगे। ये जो कांटेक्ट फोर्स है इनके जो कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट जो है वो वेट को यहाँ पे बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो सिलेंडर है वो एक्सलेट नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये पहला जो ए बी अगर हम बोल रहे हैं, ये ए बी की बात करें तो ए बी सरफेस पे जो ये नॉर्मल फोर्स लगेगा वो N1 लगेगा, इधर लगेगा, ये N2 ये लगेगा इधर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो एक बार समझिए, कॉन्टेक्ट सरफेस पे अगर हम देखें यहाँ, ठीक है, ये एंगल जो है ये 90 है, ये एंगल 90 है, यानी रिमेनिंग जो दो एंगल्स हैं उनका सम जो है, अगर ये एंगल 60 है तो ये टोटल एंगल जो है वो 120 होना चाहिए। है ना, ये एंगल 60 है तो आमने सामने के जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो है ये टोटल एंगल ये 120 डिग्री होगा। ओके, और ये 120 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 120 डिग्री होगा। ठीक है, सिमेट्री से अगर देखेंगे तो ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल 60। ठीक है, तो अब इन सभी फोर्सेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो वाई डायरेक्शन में फोर्स है वो है वेट W, ये N1 और ये एंगल जो है इसके लिए 60 दिया हुआ है, ये N2 और ये एंगल 60। अब जो N1 N2 है उनके एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट देख लेते हैं। देखिए, तो N1 है, N1 का एक कंपोनेंट जो यहाँ पर एक्स में आएगा वो होगा N1 sin 60, और N1 का एक कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस में वो होगा N1 cos 60। वैसे N2 का कंपोनेंट देखेंगे तो N2 यहाँ पे होगा N2 sin 60, और यहाँ पर y में वो होगा N2 cos 60। ठीक है, तो अब जो x डायरेक्शन के जो फोर्सेस हैं उनको अगर हम बैलेंस करें, ठीक है,
तो यहाँ से हमें मिलेगा, वो मिलेगा N2 साइन 60 इज इक्वल टू N1 साइन 60, यानी यहाँ से हमें मिल रहा है N1 इज इक्वल टू N2। तो ये याद रखिएगा कि जब हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो नॉर्मल फोर्स है, पहली बात नॉर्मल फोर्स जो है वो इनके सेंटर से पास होके जाता है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो है कि अगर सिमेट्रिक कंडीशन दी हुई है इसमें, तो N1 और N2 जो होता है वो इस केस में बराबर होंगे। अच्छा, अब देखते हैं वेट में और N1 N2 में रिलेशन। तो अगर वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वहां से हमें क्या पता चलेगा कि 2N1 cos 60 इज इक्वल टू वेट के बराबर है ना। अब देखिए cos 60 जो होता है वो हाफ होता है, यहाँ से हमें मिलेगा N1 इज इक्वल टू वेट। ठीक है, तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा कि N1 N2 जो है वो बराबर होंगे और वो वेट के बराबर होंगे। ओके, तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम के जो कंपोनेंट फोर्स है उनको सॉल्व करने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका होता है जिससे हम बोलते हैं लेमनिज थ्योरम। उसको अभी हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए ये नॉर्मल साइन इक्वेशन जैसी है ना। तो देखिए हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई सिस्टम जो है ना, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे और उस पे अगर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिलेशन ऐसा है, ये F1 है, ये F2 है और ये F3। F1 के जो सामने वाला एंगल है वो अगर अल्फा है, F2 के सामने वाला एंगल अगर बीटा है और F3 के सामने वाला एंगल वो अगर गामा है, तो इनमें जो फोर्स है और जो एंगल में रिलेशन होता है वो होता है F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा F3 अपॉन साइन गामा। यानी फोर्स और सामने वाले एंगल का साइन, उसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होगा। और ये थ्योरम जो होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाई होती है। ठीक है, तो जब तीन फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, है ना, तो तीन या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो तो प्लेन के अंदर हम क्या देखते हैं कि F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा, यानी फोर्स और उनके सामने वाले एंगल का साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि अभी हमने पहली इक्वेशन सॉल्व की थी, ये था N1, ये था N2 और ये था W। ठीक है, इनके बीच के जो एंगल्स थे वो हमने फाइंड कर लिए थे। ये एंगल जो था वो था 120, ठीक है, ये भी था 120 और ये भी था 120। तो इसमें हम रिलेशन लिख सकते थे, वो होता W अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू N1 अपॉन साइन 120 N2 अपॉन साइन 120। तो यहाँ से हमारे पास सीधे रिलेशन आ जाता वेट इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू N2। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन जो है वो भी हमें याद रखनी है। तो अब एक असिमेट्रिक वाली कंडीशन देखते हैं। देखिए हमें बोला है फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी इफ मास ऑफ स्फीयर इज 10 kg। तो देखिए जब भी स्फीयर की कंडीशन दिखे तो नॉर्मल फोर्स में एक चीज़ याद रखना है कि जो नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा वो इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होगा वो हमेशा इसके सेंटर से पास होगा। तो जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो नॉर्मल फोर्स आएंगे, ठीक है, वो सेंटर से पास होंगे। और जो इसका वेट होगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये होगा उसका वेट। ठीक है, तो ये N1, ये N2 और वेट जो है वो नीचे की तरफ। देखिए अभी हमने जो थ्योरम बोली थी उससे सॉल्व करने के लिए हमें इनके जो एंगल्स है वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल में मैं देखूं, ठीक है, तो ये वाली हाइट जो है, देखो रेडियस जो है वो 5 मीटर है और ये वाली हाइट जो है 3 + 1 4 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, 4,
ये 5, तो ये एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 53, है ना, होता है ना साइन 53 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 53। वैसे अब हम दूसरा एंगल देखते हैं। देखिए ये वाला, ये 5 है और ये 3 है, तो ये एंगल हो जाएगा फिर 37। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे ये N1, ये N2, ये वाला एंगल जो है ये हमें मिलेगा 37, ये है 53। ओके, तो ये अगर 53 है, ये भी 53 होगा। ठीक है, और ये 37 है, तो ये भी यहाँ पे 37 होगा। ये टोटल एंगल 180 होता है, ये 53, ये 37, तो ये वाला एंगल अब बचा 90। ठीक है, यानी ये वाला एंगल जो होगा ये भी 90 होगा। ठीक है, तो इसका अगर डायग्राम देखें तो इस तरीके से होगा। देखिए ये वाला पूरा एंगल जो होगा वो 90 होगा। इसके सामने वाला N1 के जो सामने वाला एंगल होगा, टोटल ये वाला एंगल ये होगा 90 प्लस 37, और ये वाला एंगल होगा 90 प्लस 53। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो साइन इक्वेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेबनिज़ थ्योरम। उसमें हमने क्या देखा था, हमने कहा था वहाँ पे F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग F1 F2 जो है वो तो हो जाएंगे N1 N2, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं N1 अपॉन साइन N1 के जो सामने वाला एंगल है वो है 90 प्लस 37 इज इक्वल टू N2 अपॉन साइन 90 प्लस 53, है ना। N2 के सामने वाला एंगल ये रहा, और वेट वो दिया हुआ है 10G अपॉन उसके सामने वाला एंगल है वो 90 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो N1 है उसका रिलेशन आएगा, देखिए 10G जो है वो हो जाएगा 100 और साइन 90 वो हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 100, और जो साइन 90 प्लस 37 है, देखिए साइन 90 प्लस 37 जो है वो होगा कॉस 37 के बराबर। कॉस 37 जो होता है वो होता है 4/5, यानी यहाँ से हो जाएगा 100 इंटू 4/5, है ना। इसका मतलब ये होगा 80 न्यूटन। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो N1 जो है वो 80 न्यूटन आएगा। वैसे N2 देखते हैं, तो N2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 100 कॉस 53, यानी 100 इंटू 3/5, यानी ये हो जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, तो N1 और N2 जो है उनके मैग्नीट्यूड आएंगे 80 और 60। तो अब तक हमने देखा था कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर नॉर्मल फोर्स। अब देखते हैं टेंशन। तो देखिए जो टेंशन फोर्स है दैट जनरेट्स इन स्ट्रिंग। जब हम स्ट्रिंग को कोई पुलिंग फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो है उसकी लेंथ में चेंज को रजिस्ट करते हैं, उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है वो है टेंशन फोर्स। तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप फोर्स होता है, और ये कब अराइज होगा, जब हमारे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ जब हम इंक्रीज करना चाहेंगे तब। तो इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने कि स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो स्ट्रिंग के जो पॉइंट्स होंगे उस पर टेंशन जो होगा वो जीरो होगा। इफ अप्लाई फोर्स इज जीरो, ये कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे जब हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो फोर्स की वजह से जो टेंशन क्रिएट होगा वही है, यानी कि फोर्स अगर नहीं होगा तो टेंशन जीरो होगा। देखिए जैसे डायग्राम में बताया है कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ना, इस वाले डायग्राम में देखें अगर, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं वो है F।
तो अगर स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन अगर मैं अलग से देखूँ, है ना, इसको यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, तो देखिए स्ट्रिंग के इस एलिमेंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एफ है। अब अगर ये जो पोर्शन है इसका अगर एक्सलेशन अगर जीरो है, तो वो कब पॉसिबल है, जब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का कोई फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो टी होगा दैट इक्वल टू एफ होगा। ठीक है, याद रखिएगा जब मासलेस स्ट्रिंग दी हुई है तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन का जो वेरिएशन होता है वो जीरो होगा, है ना, मतलब हर पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट स्ट्रिंग का मास दिया होगा तो उस कंडीशन में टेंशन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, उसको हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। तो एक तो हमने ये चीज़ देखा, दूसरा ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये वर्टिकल स्ट्रिंग है जिसपे हमने एक ब्लॉक जो है जिसका मास m है उसे सस्पेंड किया हुआ है। तो इस मास पे ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से नीचे की तरफ लगेगा mg। अब इस mg को बैलेंस करने के लिए इस वाले मास पे देखिए, ये मास m, इस पे नीचे की तरफ mg, तो mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ एक जो फोर्स लगेगा वो लगेगा t। इस केस में t जो होगा वो mg के बराबर होगा। अब स्ट्रिंग के अंदर जितना फोर्स जो है यहाँ पे इधर ऊपर की तरफ लग रहा है, इतना फोर्स ही यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ लगेगा, वो भी टी के बराबर होगा और ये बैलेंस कंडीशन पे होगा। तो जब भी टेंशन की कंडीशन पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है स्ट्रिंग के लिए, तो हमें क्या याद रखना है कि जो टेंशन फोर्स होता है ना, ये हमेशा स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग की डायरेक्शन में लगता है, और ये इस तरीके से लगता है कि जैसे ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है ये रिड्यूस करना चाहता है, जैसे इस तरीके से। तो जो टेंशन है, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है कि जैसे वो किसी ऑब्जेक्ट जो है ना, जैसे ये सरफेस से कनेक्टेड है तो सरफेस को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ये वाली सरफेस जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये सरफेस को क्या पुलिंग कंडीशन पे, है ना। तो स्ट्रिंग की लेंथ जब डिक्रीज होगी उस सेंस के अंदर हमारे पास टेंशन फोर्स जो है वो अप्लाई होते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस देन टेंशन विल बी सेम अलोंग द स्ट्रिंग। मतलब अगर ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का मास, है ना, जीरो मतलब नेग्लिजिबल है, उस कंडीशन पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर टेंशन की, है ना, यहाँ पे जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये है फोर्स एफ, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी अगर देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टी ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू होगा टी सी, यानी इसके हर पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो इक्वल होगा। पर अगर मैं कोई स्ट्रिंग देखूँ जिसका कोई मास है अगर, तब क्या होगा, तो अब देखिए इसके ये पॉइंट ए पे, बी पर और सी पर मैं देखता हूँ अगर, और एक्सलेशन जो है वो इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है ना, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये एफ है, ठीक है, और यहाँ पर भी फोर्स एफ है, चलो एक्सलेशन ही रखते हैं। तो इस कंडीशन में मैं क्या देखूंगा, जब स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो ए, बी और सी पर अलग अलग होगा, यानी यहाँ पर टी ए जो होगा दैट विल नॉट इक्वल टी बी नॉट इक्वल टू टी सी। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ स्ट्रिंग हैव सम मास देन टेंशन विल बी कंटिन्यूसली चेंज अलोंग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो इस कंडीशन में अलग अलग होगा। तो अभी जो पॉइंट हमने पढ़ा उससे हम एक और बात समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे एक जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो यहाँ पे पॉइंट ए पे फिक्स्ड है। ये स्ट्रिंग जो है वो पुली 1 से पास होती है, फिर ये जो पुली 1 है वो फ्लोर पे फिक्स की हुई है। ये स्ट्रिंग जो है फिर बाद में ये जो सेकेंड पुली है उससे पास होती है, और उसका जो दूसरा एंड है उससे एक मास कनेक्टेड किया गया है जिसमें वो जो मास है वो 10 kg है, ठीक है। तो अब हमें पूछा है, बताइए कि स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर अगर टेंशन जो है T1 है, यहाँ पर टेंशन T2 है, ओके, और यहाँ पे अगर टेंशन T3 है, तो T1, T2 और जो T3 है उनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्लॉक M है,
उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इसका मास m, नीचे की तरफ mg लगेगा यानी 10g। ठीक है, ये हो जाएगा 100 न्यूटन फोर्स, यानी ब्लॉक पर ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लगेगा 100 न्यूटन फोर्स। तो इसे बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगेगा T3 लगेगा। तो यहाँ से T3 जो है वो हमें मिलेगा, वो मिलेगा 100 न्यूटन। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रिंग जो है वो अगर मासलेस दी होगी, नेग्लिजिबल मास की दी होगी, तो उस कंडीशन पे क्या होगा। उस कंडीशन पे हमने कहा कि अगर स्ट्रिंग का मास जो है वो नेग्लिजिबल है, तो उस कंडीशन पे जो हर पॉइंट है उस पर टेंशन जो होगा वो इक्वल होगा। यानी अगर स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है तो हम देखेंगे T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, और T3 हमने निकाला वो है 100 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है वो नेग्लिजिबल मास की है, तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो सेम होगा। तो आप देखते हैं जो टेंशन है उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, जैसे हमें बोला हुआ है यहाँ पे कि ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू टू स्ट्रिंग एज ऑन फिगर, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सेम, और उनका रिलेशन जो है वो भी फाइंड करते हैं। देखिए, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे तो देखिए ग्रेविटेशन फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा, वो लगेगा नीचे की तरफ mg। ये स्ट्रिंग जो है और दूसरी स्ट्रिंग ये है। ठीक है, तो इस पे जो टेंशन आएगा, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन आएगा T1 और सेकंड स्ट्रिंग में आएगा वो आएगा T2। अब देखिए, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें T1 और T2 रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ से रखें। तो याद रखिए, जैसे नॉर्मल फोर्स पुशिंग टाइप का होता है, टेंशन फोर्स जो है वो पुलिंग टाइप का होता है। यानी ब्लॉक की सरफेस से जब मैं देखूंगा तो ब्लॉक की सरफेस से जो टेंशन होगा वो इस सरफेस से पुलिंग नेचर का, यानी T1 इस तरीके से होगा। इस वाले एंड पे देखूंगा तो वो भी इधर होगा, वो होगा T1। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे जो T2 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा T2, और इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे होगा T2। तो याद रखिएगा, जो टेंशन फोर्स होता है वो हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, यानी जिस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वो है वहाँ से उस पॉइंट को वो पुल करने के सेंस में रहेगा। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने ये T1 बोला है और ये T2 बोला है। ठीक है, तो और ये वाला एंगल जो है थीटा बना रहा है, नीचे की तरफ mg, ये T1 और T2। अब इनके रिलेशन अगर हम देखें, देखिए ये हमारे पास है T2, ये है हमारे पास T1, और नीचे की तरफ वर्टिकली नीचे की तरफ ये है हमारे पास वेट mg। ठीक है, अब देखिए इनके एंगल्स के रिलेशन देखते हैं। यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये होगा 90 डिग्री। देखिए ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो अगर ये पूरा एंगल देखेंगे, है ना, ये होगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल, ये थीटा था, तो पूरा एंगल जो होगा वो होगा 90 प्लस थीटा। अब हम देखते हैं ये तीसरा एंगल, है ना, ये। तो अब देखिए ये वाला टोटल एंगल जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये 180 की होती है, उसमें से हमने थीटा जो है वो हटा दिया, तो ये आएगा 180 माइनस थीटा। तो अब हमने क्या तीनों एंगल फाइंड कर लिए, तो अब हम साइन इक्वेशन लगा सकते हैं। तो साइन इक्वेशन में देखिए टी वन के सामने वाला एंगल 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू T2। T2 के सामने एंगल 90, और तीसरा फोर्स है mg के सामने एंगल है साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम रिलेशन निकाल देते हैं, ये आएगा T1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन 1 इज इक्वल टू mg साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास T1 का रिलेशन आएगा, T1 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा mg, यानी mg अपॉन टेन थीटा। ये हमारे पास T1 का रिलेशन आया।
T2 का रिलेशन जो होगा वो होगा mg अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो जो भी थीटा का रिलेशन होगा उसे हम यहाँ पे रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर और देखेंगे। ओके।